हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी का। आज आपके लिए आपका बड़ा भाई आपके लिए लेकर के आया है हिंदी सब्जेक्ट गोदुली। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हिंदी में दो सब्जेक्ट, दो किताब है। पहला का नाम गोदुली और दूसरा वर्णिका है। और दूसरा मतलब जो वर्णिका किताब है उसमें 5 चैप्टर है और हम वह चैप्टर आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाकर के पहले वह वीडियो देख लीजिए, ताकि आप जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपको सोचना ना पड़े कि इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लगाए। अगर आप वह वीडियो देख लेते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि उस सब्जेक्ट से, उस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गोदुली, जो दूसरा किताब है गोदुली, और इसका जो दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। आज हम इसमें से 20 ऑब्जेक्टिव चुन चुन के लाए हैं आपके लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यह 20 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में हम पहले आपको इसके बारे में कुछ शॉर्ट माध्यम में आपको कहानी सुनाएंगे और इसके लेखक परिचय के बारे में बताएंगे, ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं समझ में आए कि हम मतलब इसका आंसर कैसे क्या कहां से हुआ। तो हम आपको इसके बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव की ओर ले चलेंगे और उसका उत्तर बताएंगे आपको। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20 के दांत। 20 के दांत यह कहा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी 20 के दांत के लेखक है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी किसके लेखक हैं? 20 के दांत। आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न भी बन सकता है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो 20 के दांत के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? नलिन बिलोचन शर्मा जी। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। कहा हुआ था दोस्तों? 18 फरवरी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट। कहा हुआ था दोस्तों? पटना के बदरघाट पर। कहा? पटना के बदरघाट में। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। कहा हुआ था? पटना के बदरघाट में। और यह जैसे कि हम सब बिहार में, लेकिन मतलब देखिए, हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं, ठीक। प्रत्येक जगह का अलग अलग भाषा होता है। जैसा कि आप हुए या हम हुए, चाहे मतलब भारत के अन्य लोग जिस जगह उनका जन्म हुआ होगा, मातृभाषा उसी जगह का वह लोग बोलता होगा। तो उसी प्रकार नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है, जब इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, जब ये धीरे धीरे बड़ा होते हैं तो यह कौन से भाषा बोलते हैं? यह भोजपुरी भाषा को कब भोजपुरी भाषा बोलते हैं। या वह धीरे धीरे उसके बाद जैसे लोग पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं या अन्य कामों के लिए जब बाहर निकलते हैं और अन्य प्रदेश में जाते हैं, तो वह धीरे धीरे वहां की भाषा सीख जाते हैं। मगर शुरुआती मतलब उसके मातृभाषा क्या था? मातृभाषा भोजपुरी था। क्या था? मातृभाषा भोजपुरी था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम राम अवतार था। क्या था? यह भाषा भोजपुरी बोलते थे। कौन भाषा? भोजपुरी भाषा के थे, भोजपुरी। और इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम पंडित रामावतार था। क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। क्या था? पंडित रामावतार शर्मा इनके पिता का नाम था। और इनके माता का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव अगर इससे भी बन के आए तो आपको परेशानी ना हो समझने में। देखिए, इनके माता का नाम क्या हो जाएगा? इनके माता का नाम हो जाएगा रत्नावती। क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा हो जाएगा। और यह जो है, यह इनके माता का नाम हो गया पंडित रामावतार। इनके पिता का नाम हो गया, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हो गया पटना के बदरघाट में। और यह जो है, इनका जन्म मातृभाषा भोजपुरी था। और यह अपनी स्कूली पढ़ाई कहां से करते हैं? यह अपनी स्कूली पढ़ाई कॉलेजिएट, कौन सा? कॉलेजिएट विद्यालय से, स्कूल से। कॉलेजिएट स्कूल से यह अपनी
स्कूली पढ़ाई संपन्न संपूर्ण करता है। कहां से? कॉलेजिएट कॉलेज से, कॉलेजिएट स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई संपूर्ण करता है। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा जी कॉलेजिएट स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा प्रारंभ संपूर्ण करते हैं। उसके बाद यह जो है, यह नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है, उनके बाद पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय से पटना विश्वविद्यालय से यह जो है एमए की शिक्षा जो है हिंदी और संस्कृत से करते हैं। कहां से? कुंची से? हिंदी और संस्कृत से, हिंदी और संस्कृत। यह पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में जो क्या करते हैं? मास्टर ऑफ आर्ट। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट। क्या करते हैं? पटना विश्वविद्यालय से। आपके प्रश्न में बन सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी एमए कहां से किए थे? तो कहां से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से। और यह जो है, यह नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है, यह जो है आरा में, रांची में, रांची हो गया, और पटना विश्वविद्यालय, मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जी जिस विद्यालय से एमए की पढ़ाई हिंदी और संस्कृत में किए थे, उसी विद्यालय की यह प्रोफेसर भी, मतलब अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन से? पटना विश्वविद्यालय के। पटना, मतलब देखिए गर्व की बात है, मतलब इन्होंने जिस विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई किया और उसी विश्वविद्यालय के जाकर के अपने आगे जाकर के यह जो है उसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनते हैं। क्या? अध्यक्ष बनते हैं। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। बहुत गर्व की बात है यह चीज। पटना विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनते हैं। विश्वविद्यालय। उनके बाद इनके बहुत सारे प्रमुख रचना भी है, जो कि हम आपको 3-4, मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक तो हो गया इसके 20 के दांत। 20 के दांत आपसे पूछा जा सकता है कि 20 के दांत के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा जी। और एक हो गया, देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन, इनका ये जो है साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी इन्हीं का है। किनका है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। यह भी आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य का इतिहास दर्शन। एक हो गया आपका 20 के दांत, दूसरा हो गया साहित्य का इतिहास दर्शन। किसका रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का रचना है। किसका रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा जी का रचना है साहित्य का इतिहास दर्शन। और देखिए दृष्टिकोण यह भी इन्हीं की रचना है। क्या है? दृष्टिकोण, यह भी नलिन बिलोचन शर्मा जी का ही रचना है। एक हो गया 20 के दांत, दूसरा हो गया आपका साहित्य का इतिहास दर्शन, तीसरा हो गया दृष्टिकोण, चौथा देखिए आपका हो गया मानदंड। क्या है दोस्तों? मानदंड। यह भी किनका रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4। आप इतना 4 याद रखिए, और इन्हीं चारों में से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका रचना, इनका नलिन बिलोचन शर्मा जी का रचना हो गया। ठीक, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं इनकी कहानी नलिन बिलोचन शर्मा जी। देखिए, हम इन कहानी की ओर जाने से पहले हम आपको यह बता देते हैं, यह आपका लेखक परिचय हो गया। क्या हो गया? यह आपका लेखक परिचय हो गया नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वह हमने आपको बता दिया है। उनके बाद हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। कहानी की ओर चलने से पहले हम आपका 1 सेकंड का टाइम लेते हैं, ताकि हम आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सके। देखिए 20 के दांत जो है कहां से लिया गया है? इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि 20 के दांत कहां से लिया गया है। तो 20 के दांत कहां से लिया गया है दोस्तों? 20 का दांत जो है 20 के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया है। कहानियां, अन्य कहानियों को संग्रह से, कहानियों के संग्रह से लिया गया है। अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों? 20 के दांत और अन्य कहानियां। आपसे पूछा जा सकता है कि 20 के दांत कहां से लिया गया है? तो यह 20 के दांत और अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया है। कहां से लिया गया है? 20 के दांत और अन्य कहानियों के संग्रह से 20 के दांत लिया गया है। और इनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों?
देखिए आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट। कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। और इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा हो गया, माता का नाम रत्नावती शर्मा हो गया। स्कूली शिक्षा कॉलेजिएट स्कूल से किए, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से एमए हिंदी और संस्कृत में किए। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं कहानी की ओर। देखिए इनमें जो है, इनमें यह जो है किनका, यह जो है मध्यम वर्ग से रिलेटेड है। यह कहानी जो है, यह कहानी मतलब विष के दांत क्या है? विष के दांत एक कहानी है। क्या है दोस्तों? विष का दांत जो है एक कहानी है। विष के दांत एक क्या है? विष का दांत एक कहानी है। क्या है दोस्तों? विष का दांत जो है एक कहानी है। और इनमें जो है एक मतलब अमीर परिवार और गरीब परिवार के बीच में जो है इनमें कहानी बताया गया। किनके बीच? अमीर परिवार और गरीब परिवार के बीच कहानी बताया गया है। यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि आपको कुछ समझाए, तो यहाँ पे हम आपको आपके मतलब लिख सके और आप अच्छे से समझ सके, इसलिए हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अब कहानी की ओर। यह जो कहानी है एक अमीर परिवार और गरीब परिवार के बीच में है। क्या? अमीर परिवार और गरीब परिवार। अमीर और गरीब। देखिए यह जो घर है, यह जो अमीर परिवार का घर है और यह जो गरीब, इसमें जो है सेन साहब कौन है? एक सेन साहब है। सेन साहब का वर्णन इस कहानी में किया गया है। और इनमें 5 बेटियों, इनके 5 सेन साहब के 5 बेटियों हैं इस कहानी में। विष के दांत जो ये कहानी है इसमें जो है सेन साहब का वर्णन किया गया है। और इनके 5 बेटियां हैं जो हम आपके सामने में नाम लिख देते हैं, ताकि आपके एग्जाम में इससे भी अगर प्रश्न बने तो आपसे यह भी प्रश्न ना छूट पाए। देखिए इनका नाम हम लिख देते हैं। देखिए एक तो देखिए इनकी बेटी, इनकी बेटा, एक बेटा था सबसे छोटा इनका बेटा था। पहले हम बेटा का नाम लिख देते हैं जिसका नाम कासू था। क्या था? कासू था इनका बेटा का नाम। सेन साहब के बेटा का नाम कासू था। और इनको खोखा के नाम से भी जाना जाता था। क्या? खोखा। अक्सर घर के लोग इसे खोखा ही बुलाया करते थे। क्या? खोखा ही बुलाया करते थे, मगर इसका वास्तविक नाम कासू था। तो देखिए आपके प्रश्न में बन सकता है खाकू मतलब सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था? कासू। और इसे अपवाद में खोखा भी कहा जाता था। क्या? खोखा के नाम से ही पुकारा जाता था। और देखिए सेन साहब की 5 बेटियों का नाम हम आपके सामने में लिख देते हैं। देखिए एक तो हो गया सीमा हो गया, सीमा हो गया, शेफाली हो गया, आरती हो गया, देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सीमा, सीमा, रजनी, शेफाली, आरती और आलो। आलो देखिए आलो, आलो। और क्या हो गया? सीमा, शेफाली, रजनी, रजनी। यह जो है सेन साहब की 5 बेटियों का नाम हो गया। क्या हो गया? सीमा हो गया, शेफाली हो गया, आरती हो गया, आलो हो गया, रजनी। यह आप दिमाग में बैठा लीजिए। इससे आपका एक प्रश्न तो बनने ही वाला है, निश्चित ही बनेगा। तो आप यह 5 का नाम बैठा लीजिए। इन 5 में से आपके प्रश्न में एक ना एक जरूर आएगा। तो देखिए सीमा हो गया, शेफाली हो गया, आरती हो गया, आलो हो गया, रजनी हो गया। देखिए शेफाली, सीमा, शेफाली, आरती, रजनी, इन चारों में से एक आएगा ही, मगर इनकी बेटी की 5 जो है 5 है। और इनका एक छोटा बेटा कासू है जिसका नाम कासू है। और सभी लोग इनको प्यार से खोखा बुलाया करते थे। और ये तो हो गया अभी। और इनके मतलब इनके पास सैन साहब के पास एक गाड़ी है काले रंग की। किस रंग की? एक कार है काले रंग की। तो देखिए इनके पास जो है सेन साहब के पास जो है एक कार है काले रंग की। काले रंग की एक कार है जिनको कि इन्होंने 7,500 रुपया में खरीदे थे। कितना? 7,500, 7,500, 7,500 रुपया में खरीदे थे। हजार। तो देखिए ये 7,500 रुपया में खरीदे थे। उस समय में इन्होंने एक काले रंग की कार 7,500 रुपया में खरीदे थे। कितने में? 7,500। यह भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए अभी में 7,000 में कुछ मिलने वाला नहीं है। उस समय में 7,500, 7,60,000 में सेन साहब ने एक कार भी खरीद लिए थे। बताइए
क्या लाजवाब है, क्या है लाजवाब है। सेन साहब 7,500 में एक कार खरीद लिए थे, और अभी के समय में इतना में कुछ मिलने वाला ही नहीं है। एक मोटरसाइकिल तक नहीं मिलेगा तो कार क्या मिलेगा, बताइए। सेन साहब काले रंग की एक कार खरीदे थे, और वह कितने की खरीदे थे, 7,500 की। और उनके पास, इसके पास जो है, और अब चलते हैं गरीब परिवार। यह हमने आपको बता दिया अमीर परिवार। ये कौन से परिवार से है, अमीर परिवार से। और गरीब परिवार में कौन रहता है, देखिए हमने आपको अमीर परिवार के बारे में बता दिया, और अब हम आपको गरीब परिवार के बारे में बता देते हैं। देखिए गरीब परिवार में जो है क्या, एक जो है गिरधर नाम का व्यक्ति है। क्या है, गिरधर। यहाँ पे लिख देते हैं हम ताकि आपको समझ में आए। गिरधर नाम का एक व्यक्ति है जो कि सेन साहब के कारखाने में काम करते हैं। किसमें, सेन साहब के कारखाने में काम करते हैं गिरधर नाम का व्यक्ति है। और इनका इनका जो है एक बेटा है। क्या है, इनका एक बेटा है जिसका नाम मदन है। क्या है, मदन है। और यह जो है बहुत साहसी और बहादुर लड़का है। क्या है, बहुत साहसी और हिम्मतवर है। क्या है, हिम्मतवर है। देखिए यह तो हमने इसके बारे में बता दिया। अब चलते हैं कहानी की ओर। देखिए सेन साहब के 5 लड़कियों थी और एक बेटा था जिसका नाम कासू था। और इनकी एक पत्नी सेन साहिबा, मतलब सेन साहिबा और सेन साहब थे। और इनके 5 पुत्री थी, और इनकी एक बेटा सबसे छोटा पुत्र था कासू। पांचों बेटियों जो थी, पांचों बेटियों पर सेन साहब का क्या था, सेन साहब का इन पर हमेशा लगाम लगाए रहता था। मतलब यह इनको कभी भी कुछ, मतलब कोई गलत काम, मतलब इस पर जो शासन किया रहते थे हमेशा सेन साहब, हमेशा इन पर शासन रहता था। किनका, सेन साहब का इन 5 बेटियों पर शासन रहा करता था। और यह जो है 5 बेटियां सुशील होती है। क्या होती है, 5 बेटियों सुशील होती है। क्या होती है, 5 बेटियां सुशील होती है। 5 बेटियों सुशील होती है। सेन साहब की 5 बेटियों जो है सुशील होती है। मतलब सेन साहब इन 5 बेटियों की जो कुछ भी कह दिया, सेन साहब एक बार बोल दिया कि 1 गिलास पानी लाओ, तो 1 गिलास पानी लाके देती थी। जो बोल दिया, मतलब जो एक बार में बोल दिया, उस 5 बेटियों को करना है तो करना है। ऐसा उस घर में, सेन साहब के घर में नियम था। मतलब नियम था, इनके लिए हमेशा शासन में रहती थी। कौन, 5 बेटियों सेन साहब की शासन में रहती थी। मतलब सेन साहब एक बार जो कह देते थे वह करते थे। मतलब इनको घर का कुछ भी, मतलब उनका अधिकार था। मतलब यह जो कुछ बोलते वही करते। मगर कासू जो था, इसका छोटा पुत्र कासू, जिनको की खोखा भी कहा जाता है, इन पर कुछ, मतलब यह बिंदास था। क्या था, बिंदास था। इन पर कोई शासन नहीं था। यह मतलब घर में जो है यह कुछ भी तोड़ सकता है, या चाहे तो इनको मार भी सकता है, अपनी बहनों को मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है कासू। मगर ना ही यह 5 बेटियां कुछ तोड़ सकती है, ना ही किसी को मार सकती है। एक बार कासू जो है इसकी बहनी, मतलब अपनी बहन का बाल भी पकड़ लेती है और घिसती है, बाल भी पकड़ के घिसती है। मगर इन पर कोई, मतलब इन पर जो है कुछ भी शासन नहीं है सेन साहब का। ये तो एक लौता पुत्र है, इन पर क्या शासन रहेगा। इनको बिंदास छोड़ देते हैं। और सेन साहब जो है, सेन साहब जो है अपने पुत्र को, खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर। इंजीनियर बनाना चाहते हैं अपने, इंजीनियर या बिजनेसमैन अपनी। मतलब सेन साहब जो थे एक बिजनेसमैन थे। क्या थे, सेन साहब एक बिजनेसमैन थे। और इनके कारखाने में गिरधर नाम का व्यक्ति काम करता था, जो कि जिसका मदन, मदन जो था उनका पुत्री, पिता का नाम था। किनका, मदन के पिता का नाम गिरधर था। क्या था, गिरधर था। मदन के पिता का नाम गिरधर था। और यह जो है गिरधर सेन साहब के कारखाने में काम करता है। सेन साहब जो है कासू को इंजीनियर या बिजनेसमैन, इंजीनियर बन जाए या बिजनेसमैन बन जाए, यही दोनों में से, यही दोनों में से सेन साहब इनको बनाना चाहते हैं। एक बार देखिए कासू जो है, मदन, देखिए एक बार जो है मैदान, मतलब सेन साहब के बाग में, मतलब जैसे देखिए अगर कोई बंगला आप देखे होंगे, बंगला देखे होंगे, तो उनके बाहर, मतलब बंगला में जो है घर पीछे रहता है और आगे में क्या रहता है, आगे में बाग रहता है। क्या रहता है, बाग। और उस पार्क, मतलब उसको पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में पार्क कहते हैं, हिंदी में बाग कहते हैं। तो सेन साहब के बाग में उसका काला कार, मतलब रंग जो था
रंग जो उसके कार का था वह कार उसके बाग में लगा रहता है। काले रंग की कार जो थी वह उसके बाग में लगा रहता है और कासू जो है उसके बाग में खेल मतलब कासू खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी नजर उसकी कार पे जाते है। मतलब वो जो कार था ना हमेशा साफ सुथरा चकाचक रहना चाहिए। क्या सेन साहब के कार जो थी काले रंग की वह हमेशा चकाचक साफ सुथरा रहना चाहिए। सेन साहब का यह कहना था। और उनका जो नौकर था मतलब उनका सेन साहब का नौकर जो था कार का वह जो है हमेशा उनकी साफ सफाई करती रहती थी कार की, काले रंग की कार की जो कि 7,500 में खरीदी थी। हमेशा साफ मतलब एक बार मदन का नजर उन पर पड़ा और वह जो है कार को छूने के लिए चला जाता है। क्या कार को छू लेता है और कार को छूने के बाद इनके जो नौकर होते हैं सेन साहब के जो नौकर होते हैं सेन साहब के जो नौकर होते हैं वह मदन को धक्का दे देता है। क्या करता है? धक्का दे देता है और वह गिर जाता है और उनके उनके जो हाथों से खून निकलने लगता है। चोट लग जाता है और खून निकलने लगता है। उनके बाद जो है मदन की माँ आती है और उस नौकर को खरी खोटी सुनाता है। मतलब बुरा भला कहता है कि आपने क्या मतलब आपने ये जो किया अच्छा किया, ऐसा वह कहती है। मतलब झगड़ा हो जाता है और उसी दिन जो है सेन साहब के घर में कुछ लोग मेहमान आए हुए थे। उनके दोस्त लोग मेहमान लोग आए हुए थे सेन साहब के घर में और वह जो है अपने अपने बेटे के बारे में बात करते थे। हम यह मेरा बेटा यह कर रहा है, हम अपने बेटे को यह बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब भी अपने मेहमानों से बोलते हैं कि हम अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मतलब वह अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहता है और इंजीनियर मतलब एक बढ़ई मिस्त्री को भी वह अपने घर पर रखता है ठोक ठाक के लिए, ताकि उनको देख करके खोखा भी सीखे ठोक ठाक करने के लिए। एक बढ़ई मिस्त्री को रखता है, एक बढ़ई मिस्त्री को सेन साहब रखते हैं। बढ़ई मिस्त्री को अपने घर पर जो है एक बढ़ई मिस्त्री को घर पे रखते हैं। वह ठोक ठाक करता है और उनको देख करके खोखा यह सोचता सेन साहब लगाते हैं ताकि उनको देख देख के खोखा भी सीखे। ऐसा वह जो है करते हैं और बढ़ई मिस्त्री और सेन साहब जो है अपने पुत्र खोखा के बहुत प्रशंसा करता है कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और वह अभी से ही इंजीनियर वाला दिमाग लगाता है, अपनी बेटा का प्रशंसा करता है मेहमानों के सामने। और मेहमान भी चुपचाप उनकी बातों को सुनकर हंस रहे होते हैं। उनके बाद जब हल शोरगुल होता है उसी दिन शोरगुल हो रहा होता है नौकर सेन साहब के नौकर से और मदन की माँ से। तो बाहर से कौन आते हैं? बाहर से सेन साहब आते हैं और जो नौकर जो है यह सब अपने साहब को बताते हैं। तो साहब जो है उसकी माँ को बोलते हैं कि आप मतलब आपका बेटा जो ऐसा किया तो यह गलत बात है। उनके बाद मतलब आप इनको लेके चले जाइए और ऐसा बात दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके सेन साहब उनको जो है बोल देते हैं आप चले जाइए। उनके बाद जो है गाड़ी के पीछे से आवाज आती है। क्या आती है? आवाज आती है और वह जो है मदन उस खोखा जो है खोखा जिसका नाम कासू भी है, क्या है? कासू भी है। वह जो है कार की शीशा को मतलब मेहमानों की कार की शीशा को तोड़ देता है। क्या करता है? मेहमानों के कार की शीशा को तोड़ देता है और जब मेहमान लोग और बाहर जब जाने के लिए आते हैं तो देखते हैं क्या? देखते हैं कि शीशा तोड़ दिया है। तो बोलते हैं और वह मेहमान जो है उनके घर पे मतलब कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और एक मेहमान का क्या करता है? एक मेहमान का पाइप का मतलब देखिए टायर के हवा निकाल देता है। टायर का हवा निकाल देता है। क्या करता है? टायर का हवा निकाल देता है, शीशा फोड़ देता है और सेन साहब उसका प्रशंसा करता है कि मेरा बेटा चेक कर रहा है। क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। मतलब कार में देखते हैं ना लाल रंग का पीछे में क्या होता है? शीशा होता है जिसमें कि बॉल भरता है। वही शीशा तोड़ देता है कासू और टायर की हवा भी निकाल देता है। बहुत बदमाशी मतलब उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं था सेन साहब का। कासू पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। मतलब वो जो चाहता था वही करता था। मेहमानों का टायर का हवा निकाल दिया तो वह जो है शीशा फोड़ दिया। ऐसी हरकतें करती रहता था और सेन साहब उनकी बड़ाई करता था कि प्रशंसा करता था कि हमारा बेटा चेक कर रहा है। क्या कर रहा है? चेक कर रहा है, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, ऐसा कहता है।
और वह बहुत क्या होता है, बहुत बदमाश होता है, बहुत लापरवाही के कारण वह बहुत बदमाशी करता है। उनके बाद जो है सेन साहब अपने जो कारखाने में काम करता था गिरधर, उनको बुला के कहता है कि तुम्हारे पुत्र ने ऐसा ऐसा किया। उनके बाद गिरधर जब अपने घर पे जाता है तो अपने पुत्र मदन को बहुत पीटता है। क्या करता है, बहुत पीटता है। मदन को जो है गिरधर बहुत पीटता है। और जब दूसरे दिन होता है तो मतलब समाज के बच्चे के साथ, मतलब गरीब परिवार के बच्चों के साथ मदन खेल रहा था। क्या कर रहा था, दूसरे दिन, एक दिन की बात है, जब मदन जो है बच्चे के साथ खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, तो कासू अपने छत पर से जब उसे देखता है तो उसे भी लट्टू नचाने का शौक होता है। क्या होता है कि हम भी लट्टू नचाएंगे। और जब आता है तो क्या बोलता है, यहाँ पे किताब में वर्णन किया गया है मदन और कासू के बारे में। वर्णन क्या किया गया है, मदन जो है गली का कुत्ता, और इसको जो है घर का पिल्ला क्या कहा गया है, घर का पिल्ला कहा गया है कासू को, और मदन को गली का कुत्ता कहा गया है। क्या कहा गया, गली का कुत्ता, और इनको महल का पिल्ला कहा गया है कासू को। और कासू जब मदन लट्टू नचा रहा होता है, मतलब गरीब परिवार की, मतलब उस समाज की गली, मतलब गली में जो लोग रहते थे, उस परिवार में गरीब लोग जो रहते थे, गरीब लोग जो गली के साइड में रहते थे, उस सबके बच्चे गली में खेल रहे थे लट्टू नचा के। और उन पर जो है कासू, सेन साहब के छोटे पुत्र कासू का नजर पड़ जाता है, और वह भी सोचता है कि हम भी लट्टू नचाएंगे। और जब वह जाता है कासू के पास, बोलता है कि कासू जब जाता है मदन के पास, बोलता है हम भी लट्टू नचाएंगे। और मदन बोलता है कि हम नहीं देंगे। वो बोलता है हम नचाएंगे, हमको भी दो, और वह बोलता है कि हम नहीं देंगे। इस दोनों के कारण जो है लड़ाई हो जाती है, मदन और कासू के बीच लड़ाई हो जाती है, फेटम फेटी चलता है, और उनका जो है दांत तोड़ देता है। क्या करता है, दांत तोड़ देता है। कौन, मदन। मदन जो है कासू का दांत तोड़ देता है, दांत तोड़ देता है। और वह जो है मदन सहमे हो जाता है कि आज हम घर जाएंगे तो हमारे पिताजी गिरधर हमें बहुत पीटेंगे। क्या करेंगे, हमारे पिताजी हमें बहुत पीटेंगे। और वह जो है घर नहीं जाता है, और क्या करता है, घर नहीं जाता है। और जब इनको भूख लगता है तो वह चुपके चुपके घर की ओर घुसता है और किचन की ओर जाता है। कहाँ जाता है, भूख लगने के बाद वह निर्णय ले लेता है कि आज हम घर नहीं जाएंगे, कि आज हमको पिताजी पीटेंगे। क्या कि उनको जो है मतलब डेली का डेली मार लगते रहता था उनके पिताजी से, और वह जो है हमेशा उनको मार लगते ही रहता था, अपने पिताजी गिरधर से मार खाते ही रहता था। मगर उस दिन जो है एक अमीर पुत्र के बेटे को, अमीर जो व्यक्ति था सेन साहब, इनके पुत्र कासू, और एक गरीब परिवार का पुत्र गिरधर लाल का पुत्र मदन जो है, उनका दांत तोड़ देता है लड़ाई के बाद। और उनके बाद गिरधर को फिर से सेन साहब बोलते हैं, इस सब लड़ाई के बारे में बताते हैं। और जब गिरधर घर जाता है तो मदन को जो है सावसी देता है। क्या करता है, एक तो मदन समा हुआ था कि आज हमको पिताजी बहुत मारबे करेंगे, आज हमको बहुत मारेंगे, इसलिए वो डर के मारे जाता भी नहीं है घर। और जब उसको भूख लगता है तब वह घर जाता है, और धीरे धीरे चुपके चुपके से वह रसोई में घुसता है और खाना खाता है। और खाना खाने के बाद चुपके से जब वह सोने के लिए जाता है, खटिया की ओर सोने के लिए जाता है, तो लोटा रहता है, एक नीचे में लोटा रहता है, और उन पर जो है मदन का पैर लग जाता है। और जानते ही होंगे कि अगर किसी बर्तन में कुछ भी टकरा है तो आवाज तो करबे करेगा। उसी तरह आवाज कर गया तो उनके पिताजी के कान में, और वह उनकी माताजी बैठ के बात कर रही थी घर के अंदर, तो उनके कानों में आवाज पहुंच जाती है। और जब वह निकल के देखता है तो मदन और उनके पिताजी मदन को बहुत शाबाशी देते हैं। क्या करते हैं, बहुत शाबाशी देते हैं कि हमने उसके अंदर रह करके हमने कुछ नहीं कर पाया, और तुम बिंदास, मतलब तुम जो हो उनका मतलब सबक सिखा दिए हो, इस तरह से बोलते हैं और साहस बढ़ाते हैं कि तुमने जो किया ठीक किया। और इस तरह से यह कहानी का खत्म होता है। और हम आपको ले चलते हैं अब अपनी प्रश्न की ओर। देखिए, एक नंबर प्रश्न क्या है, किसके अनुसार मतलब सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। मतलब जो है पांचों बेटी के लिए जो है नियम था कि तुमको यही करना होगा, मगर कासू के लिए कोई नियम नहीं था। क्या था, कोई नियम नहीं था, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं था कासू पे। तो देखिए एक का, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। खोखा कासू को कहा जाता है, तो यहाँ खोखा ना लिख करके कासू भी आपके प्रश्न में आ सकता है।
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलते हैं अगली प्रश्न 2 की ओर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस मतलब पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। और मतलब यह कहने हमने आपको भूल गया कि देखिए यहाँ पर जो है, जब मदन उनके कार को छूता है और जब इनके बीच में जो है उनके नौकर मदन को ढकेल देता है, गिर जाता है, चोट लगने के बाद उनके दोनों के बीच झड़प होता है। जब सेन साहब घर से बाहर आते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपका बेटा अगर ऐसा कर रहा है तो आगे चलकर चोर डकैत बनेगा। क्या बनेगा, चोर डकैत। कौन बोलते हैं, सेन साहब ऐसा बोलते हैं। और उनके बाद जो है उनको मदन और मदन को माँ को बोल देते हैं घर चले जाने के लिए। ऐसे ही लड़के 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। किसने कहा, सेन साहब ने। किसने कहा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सेन साहब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 3 की ओर। खोखा के दांत किसने तोड़े। हमने अभी कहानी में बताया कि खोखा के दांत मदन ने तोड़े। और कितने दांत तोड़े, 2 दांत तोड़े। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खोखा मतलब मदन ने खोखा की कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत। कितने दांत, 2 दांत। तो 3 नंबर का प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा की दांत किसने तोड़े, मदन ने। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 4 की ओर देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ। 1916 ईस्वी को। कब हुआ था, 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न 5 की ओर। सेन साहब की कार की कीमत क्या है। सेन साहब की कार की कीमत 7,500 था। क्या था, 7,500 था। ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7,500। चलिए अगली प्रश्न 6 की ओर। सेन साहब की आंखों का तारा है, वह जो है सेन साहब का जो छोटा पुत्र कासू था वह उनके आंखों का तारा होता है। और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है सेन साहब का, और उनको बिंदास छोड़ देते हैं कि तुमको जो करना है करो। मगर सेन साहब अपने कासू पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहता है। देखिए 7-6 का, सेन साहब की आंखों का तारा है। कौन है सेन साहब की आंखों का तारा, कार तो नहीं है। खोखा, खोखी, ऊपर सबीर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर की ओर दोस्तों चलते हैं, देखते हैं 7 नंबर में क्या लिखा है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से, कासू से हो सकता है। किससे हो सकता है, खोखा से। उनकी 5 बेटियों तो सुशील थी, मगर अगर कुछ भी लड़ाई पीट दंगा करता है तो वह खोखा का ही यह करतूत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 7 का। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, खोखा से, मतलब कासू से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 8 की ओर। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो विष के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी है। तो ऑप्शन नंबर बी, 8 का ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 9 की ओर। सीमा, रजनी, आलो, सिफाली और आरती किसके बहनें थी, कासू की। किसके, खोखा की। खोखा या कासू का ये दोनों एक ही है। तो क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी खोखा की। खोखा की 5 बहनें थी। कौन, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली और आरती किसकी बहनें थी, खोखा की बहनें थी। चलिए दोस्तों 10 की ओर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है, यह कथन सेन साहब का। किसका है, सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। उसके बाद 11 प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं 11 प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, मतलब यह कौन सी विधा, यह एक कहानी है। क्या है दोस्तों, यह एक कहानी है। आपसे पूछा जा सकता है कि विष के दांत क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है यह एक कहानी है। क्या है, यह एक कहानी है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न 12 की ओर। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन को जो है अपने पिताजी गिरधर से मार खाना एक मामूली बात थी, क्योंकि उनके पिताजी गिरधर हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर के उनको पीटते रहते थे। तो देखिए मदन, 12 नंबर का, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मार खाना मामूली बात थी। क्या थी, मार खाना मामूली बात थी। और चलिए दोस्तों अगली प्रश्न 13 की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। तो निम्न में से ए, मछली तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अक्षरों की कहानी, यह भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत, हाँ यह सही हो जाएगा 20 के दांत। डी नन, यह तो होवे नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 20 के दांत, यह सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न 14 की ओर। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? हमने कहानी में बताया कि सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं 15 की ओर। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत कहानी संग्रह, या 20 के दांत और अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। किसे? 20 के दांत और अन्य कहानी संग्रह से। तो देखिए 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन, यह तो नहीं होगा। कुहासा, यह भी नहीं होगा। सी मौत का नगर, यह भी नहीं होगा। 20 के दांत और अन्य कहानियों की संग्रह से। ऑप्शन नंबर डी 15 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न 16 की ओर। मदन किसका बेटा था? मदन जो है गिरधर का बेटा था। किसका बेटा था? गिरधर का। देखिए क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों? ड्राइवर का। रत्नावती, रत्नावती मदन। कमलावती, प्रभावती। किनका था? प्रभावती। क्या हो जाएगा दोस्तों? मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर का बेटा था। देखिए गिरधर का बेटा था। किसका बेटा था? गिरधर का बेटा था। गिरधर का बेटा था, गिरधर का, गिरधर का। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? गिरधर हो जाएगा, गिरधर का बेटा था। चलिए अगली प्रश्न 17 की ओर। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? आप इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा जी का यह रचना किसका है? नलिन विलोचन शर्मा जी का रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 का ए सही हो जाएगा। दृष्टिकोण किस लेखक की रचना है? दृष्टिकोण जो है यह भी है नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। किसका है? नलिन विलोचन शर्मा जी का रचना है। तो देखिए हमने आपको पहले ही लेखक परिचय जब हमने आपको बताया था कि उसी समय हमने आपको बता दिया कि देखिए 20 के दांत और हो गया साहित्य का इतिहास दर्शन, दृष्टिकोण, और हमने और 3 दो के बारे में बताया। आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए दृष्टिकोण किस लेखक की रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी 18 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। और चलते हैं 19 की ओर। निम्न में से किसका रचना मानदंड है? नलिन विलोचन। ऑप्शन नंबर डी नलिन विलोचन शर्मा जी का जो है यह मानदंड है। किसकी रचना है? मानदंड नलिन विलोचन शर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर देखिए प्रश्न 20, नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या है? हमने हमने जो आपको बताया नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में लेखक परिचय जब हमने आपको बताया तो हमने आपको बता दिया था कि यह जो है रामावतार, पंडित रामावतार शर्मा इनके पिताजी है। कौन है? इनके पिताजी। और रत्नावती इनके माताजी है। कौन है? रत्नावती इनके माताजी। देखिए 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर ए रत्नावती रामावतार क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पंडित रामावतार शर्मा क्या था? पंडित रामावतार, रामावतार शर्मा इनका पूरा नाम था। क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। अगर दोस्तों आप इतना कर लेते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप इसको लाइक कीजिएगा और जम के शेयर कीजिए, और ताकि अगला स्टूडेंट भी यह देख करके अपनी अपनी जो है सपनों को साकार कर सके। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।